हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिका एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना नया टॉपिक 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, जैसे हमने आपको ओम्स लॉ में डिस्क्राइब किया था कि V इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट R। ठीक है, V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट यानी R, और R ही को हमने बोला था रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करें, डिफाइन करें हम इसकी रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जैसे इमेजिन कीजिए आप लोग, आपका एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया में आपको क्या करना है कि फर्दर कोई एंटर करना चाहता है, राइट? तो जैसे एंटर करने के लिए आता है, अब क्या करते हो? अपनी पूरी पावर के साथ में उसको अपोज करते हो, उसको एंटर नहीं करने देते। आप अपनी जितनी भी पावर होती है, अपनी पावर को यूज़ करके, कि यू डोंट नो कि आप उसको क्या करोगे, कैसे उसको एंटर करने से रोकोगे एक तरीके से। अगर मैं यहाँ पर आपकी बात करती हूँ तो रेजिस्टेंस मतलब कि जैसे वो एंटर कर रहा है, आप अपनी पूरी पावर के साथ में उसको रोक रहे हो, पोज कर रहे हो उसको अंदर आने से, ठीक है। तो यही जो पावर होती है, अगर किसी हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट। दैट्स मीन यू नो वेरी वेल कि जो फ्लो ऑफ करंट इज मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका कंडक्टर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या करंट फ्लो कर रहा होता है, वो उसके फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है, कोशिश करता है उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रकल करने की, या थोड़ा उसको स्लो करने की, राइट? या फिर उसको बिल्कुल भी फ्लो ना करने की। तो हमारी सब चीज़ें होती हैं। कुछ हमारे ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, यानी सब चीज़ें इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो है, करंट उसमें पूरी तरीके से फ्लो होता है। कुछ हमारा ऐसा होता है कि जिसमें फ्लो जो होता है नॉट सो हाई होता है, कुछ में होता है कि बिल्कुल भी नहीं होता है। वो ऑलरेडी हम आपको कंडक्टर इंसुलेटर के बेस पे डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस हमने आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ओके, टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक वायर लिया हमने ये, ठीक है, यहाँ पर एक वायर लेते हैं, और वायर के अंदर यहाँ पर आपके क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इट मीन्स इस वायर के अंदर कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी का होना जो वो प्रॉपर्टी क्या करे? इसके फ्लो को स्लो करे, या फिर इसके फ्लो में जैसे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, इसके फ्लो को रोकने की कोशिश करे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर रेजिस्टेंस। ओके, अब हमारा रेजिस्टेंस हुआ जिसको कि हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, अभी जो हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है इंसुलेटर, कंडक्टर एक्सेट्रा, हम जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर यहाँ पर आता है आपका फर्स्ट वन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिस भी कंडक्टर में यानी करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिया था, ये एक वायर से एग्जांपल देते हैं, लेंथ, दैट इज कॉल्ड ये लेंथ, ठीक है। लेंथ का मतलब हो गया, अगर हम रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन निकालें तो देखो, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज़्यादा लेंथ होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसकी, ठीक है। तो फर्स्ट वन से तो हमने ये निकाला कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड वन आता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ से जिस वे से आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो यानी ये वायर जस्ट जो ये आपका है, ये सारा जैसे इसको लियो क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको क्या हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो, इसके क्या होता है? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रीजन देखो कैसे, ये हमारे पास ये है, अगर हम इसको क्या करें, इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं, यहाँ बताते हैं, अगर हम इसकी जगह एक ये ले लेते हैं, हमने इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को
क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो डेफिनेटली है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे पहले इसके हाफ था, इतने से मूव कर रहे थे, इतना एरिया मिल रहा था उनको जाने के लिए, ऐसे ऐसे मिल रहा था। लेकिन अब ये हमने क्या करा दिया, एरिया इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो अब भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेंगे, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उनको स्टॉप करने के लिए, ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि हमारा वायर का रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर जितना बता रहा था कि फिक्स हो रखा था यहाँ पर कि एक वायर का रेजिस्टेंस इतना ही है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज पहले ये रेजिस्टेंस केवल इतने एरिया को अपोज कर रहा था, अब सेम रेजिस्टेंस जो होगा, क्योंकि मटेरियल का रेजिस्टेंस तो फिर यहाँ होगा, सेम रेजिस्टेंस अगर हो गया, अब ये ज़्यादा एरिया में इसको क्या करना पड़ेगा। भाई आप पहले क्या था, यहाँ पर आपने माना कि आप जो थे 3 मेंबर्स थे जो इनके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक रहे थे, और आपको यहाँ पर आप 1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े थे, ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, तो ये टोटल मानो आपका 3 मीटर था, जिसमें आपके जो आप थे तीनों के तीनों आप 1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हो गए। लेकिन अब आपके लिए क्या हुआ कि ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ये डिस्टेंस यहाँ पर पूरा का पूरा अगर कहते हैं ये 6 मीटर हो गया है ये डिस्टेंस आपका। तो अब क्या करोगे, आपका बढ़ गया गैप, यहाँ पर 1 मीटर का था, तो अब आपके पास में मेंबर्स तो 3 हैं जो उसको स्टॉप कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक रहे थे यहाँ पर। लेकिन अब ये 3 मेंबर्स ही आपको क्या करेंगे, पहले 3 मेंबर्स यू हैव टू अरेंज इन 3 मीटर, बट हियर यू हैव टू अरेंज इन 6 मीटर, राइट। तो यहाँ पर इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये एरिया बढ़ने की वजह से इसके जो फ्लो को है आपको स्टॉप करने में या ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि अगर आपका जो R होता है सेकंड सिचुएशन से R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड आता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। देखो ये डिपेंड करता है, आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमारे जो होते हैं, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो प्योर मेटल के भी बने हुए होते हैं, अलॉय के भी बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या कहा था कि हमारी जितनी भी प्योर मेटल्स होती हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, ठीक है। लेकिन आपके जितने अलॉय होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू योर प्योर मेटल। अगर मैं बोलूँ आपके पास में एक वायर कॉपर का है और एक आपके पास में अलॉय है किसका, नाइक्रोम का, तो अगर आप उन दोनों के रेजिस्टेंस में कंपैरिजन करते हैं तो नाइक्रोम जो अलॉय है उसका रेजिस्टेंस 60 टाइम मोर देन योर कॉपर वायर, ओके। नाइक्रोम इज अलॉय, कॉपर प्योर मेटल, ओके। तो क्या कहा कि प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है कंपैरिजन टू अलॉय, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर इट मीन्स ये नेचर ऑफ मटेरियल इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्योर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अलॉय है तो वहाँ पर आपका जो नेचर है उसका रेजिस्टेंस का वो ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर आया नेक्स्ट वन आता है आपका टेम्परेचर। डेफिनेटली टेम्परेचर के ऊपर देखो कैसे इफेक्ट बताते हैं। हमने बताया कि प्योर मेटल अगर हम लेते हैं तो प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन आपके जो अलॉय होते हैं उनके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जो प्योर मेटल्स होती हैं उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ होगा। बट अलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है उनके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो आप चाहे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें चाहे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, आपका जो रेजिस्टेंस है अलॉय का वो सेम रहता है। तो ये 4 फैक्टर आपके हो गए हैं। लेंथ के क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सेकंड वन नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं। आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फैक्टर्स तो डिस्कस कर लिए हमने, यहीं से निकालते हैं हम। ये जो हमने दोनों इक्वेशंस बनाई हैं हमारी, इसके अकॉर्डिंग हम अब यहाँ से इस
फॉर्मूले को हम अपने प्रूव करेंगे। कैसे, देखो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी से दैट R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। सेकंड जो हमारा था R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। यहीं से इन दोनों इक्वेशन से हम लिखते हैं फॉर्मूले को। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा आपका R प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाएगा L इंटू 1/A, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट R प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करते हैं। वी आर यूजिंग हियर R इक्वल टू रो L/A। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर रेजिस्टेंस। और यहाँ पर देखो रो, ये जो हमने एक क्या प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया है, एक ये आता है हमारा, दैट इज कॉल्ड योर रो, ठीक है। इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर रेजिस्टेंस। फाइंड करने के लिए यूनिट फाइंड करते हैं। ये इसकी यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? आर का जो यूनिट होता है वो होता है आपका ओम, कहते हैं ओम, जिसको कि हम इस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आर तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है आपका ओम, राइट। तो ये हुआ रेजिस्टेंस। बस मेन ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ के जो मेन, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करने के लिए या उस फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है आपके कंडक्टर की, दैट इज कॉल्ड योर रेजिस्टेंस। होपफुली क्लियर हुआ होगा। नया वीडियो फिर से लेके आएंगे नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड कंटिन्यू वॉचिंग माय चैनल।